नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में बड़े सुधारों को मंजूरी दी। साथ ही भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र भी स्वीकृत। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा विकासशील इंसान पार्टी से गठबंधन करेगी। नामांकन का पहला चरण कल समाप्त। उच्चतम न्यायालय ने कहा, विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं। ऐसे स्थानों पर अनिश्चित काल तक विरोध प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हुई। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत 23 और 30 अक्टूबर को चीन के ग्वांगझू और दिल्ली के बीच उड़ानें संचालित करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में सुधार के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से संबंधित सुधारों को मंजूर किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए मानक इलेक्ट्रॉनिक नीलामी शुरू की जाएगी। हमें देश में क्लीन एनर्जी की ओर ले जाना है। गैस की कंजम्पशन को और बढ़ानी है। सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया की निवेश अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसी बैकग्राउंड में आज हमने निर्णय किया, एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर हमने आज अप्रूवल किया। डीजीएच, डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन, एक पैनल ऑफ ई बिडिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स के सामने। उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी। उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे, सारे प्रोविजंस उसमें रखा जाएगा और प्रोड्यूसर्स के हाथ में चॉइस रहेगा कौन सी प्लेटफॉर्म को यूज करना। श्री गोयल ने कहा कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर है और इसमें 12 स्टेशन होंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने साइबर सुरक्षा के बारे में ज्ञान के आदान प्रदान के लिए जापान के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन सहयोग का करार हुआ है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के आपसी ज्ञान का लेन देन, टेक्नोलॉजी का लेन देन और बाकी सहयोग दोनों देशों में होगा। दूसरा एक एमओयू कनाडा के साथ हुआ है। भारत का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई और कनाडा का वैसा ही जो संस्था है, उनमें बार कोडिंग ऑफ फॉनल जीनोम्स यानी प्राणियों के जीनोम की बार कोडिंग करने का एक समझौता हुआ है। अंत में रैटिफिकेशन ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन ये भी हमने किया है। नए 7 केमिकल्स को जो हेल्थ के और एनवायरमेंट के लिए हजार्डस है, ऐसे केमिकल्स को बंदी किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए लागत के संशोधित अनुमानित बजट को स्वीकृत किया है। कलकत्ता में जो मेट्रो सबर्बन सर्विसेज चलती हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण नया अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के नाम से आज से लगभग 12 साल पहले अप्रूव हुआ था। 2015 में इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू किया। उसकी मंजूरी नए अलाइनमेंट के हिसाब से 8,575 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कैबिनेट ने आज मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। इस समझौते से आपसी हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। इनमें साइबर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग, साइबर सुरक्षा खतरों और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में सूचना के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना शामिल है।
इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस 13वीं सामरिक वार्ता के दौरान विशेष वैश्विक और सामरिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विनिर्माण, कौशल विकास, संपर्क और बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और आरोग्य, हिंद प्रशांत महासागर पहल तथा संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लगातार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रमुख के रूप में 20वें वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि श्री मोदी ने शासन और प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किए तथा सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। बैठक में मंत्रिमंडल ने लोकतंत्र में लगातार 20 वर्ष सरकार के प्रमुख रहने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया। 20 साल में मोदी जी ने सामान्य लोगों के जीवन का स्तर बढ़ाया। आवास, बिजली, गैस, टॉयलेट, टीका, आयुष्मान भारत, बैंक खाता, पानी आदि अनेक सुविधाओं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाई। लोक कल्याण का नया मार्ग प्रशस्त किया। कैबिनेट ने कल से कोरोना वायरस पर जन अभियान शुरू करने का भी फैसला किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अभी इस महामारी की कोई वैक्सीन और उपचार उपलब्ध नहीं है। जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है, मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्रिसूत्री बचाव है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुडुचेरी में आरुम पार्थपुरम रोड ओवर ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस 1 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री डॉक्टर विजय कुमार सिंह और पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह में शामिल हुई, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उनके कैबिनेट सहयोगी तथा संसद सदस्य भी समारोह में उपस्थित रहे। दक्षिण मध्य रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और गोल्डन डायगोनल मार्गों के कुछ खंडों पर अधिकतम स्वीकृत गति की उन्नयन का कार्य शुरू किया है। ये खंड बल्लारशाह, काजीपेट, विजयवाड़ा, गुडूर और विजयवाड़ा विशाखापट्टनम तथा वाडीगुटी रेनीगुंटा है और दक्षिण मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आते हैं। बल्लारशाह, काजीपेट, विजयवाड़ा और काजीपेट सिकंदराबाद खंड पर मौजूदा अधिकतम स्वीकृत गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि विजयवाड़ा, गुंटूर और वाडीगुटी रेनीगुंटा खंड पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार इन खंडों पर रेलगाड़ियों की गति बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने का कार्य चल रहा है। इस परियोजना के तहत पटरी पर मानदंडों की जांच का आरंभिक कार्य लखनऊ का अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO कर रहा है। यह कार्य सभी श्रेणियों के 24 डिब्बों वाले कन्फर्मेटरी ऑसिलोग्राफ कार COCR के जरिए किया जा रहा है। इस दौरान सिग्नलिंग, लोकोमोटिव और कोच फिटनेस जैसे अन्य क्षेत्रों के मानदंडों की भी जांच की जाएगी। भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC ने कहा है कि वो 17 अक्टूबर से निजी तेजस एक्सप्रेस लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई ट्रेन फिर से चलाएगा। सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करते हुए शुरुआत में 2 सीटों के बीच 1 सीट खाली रखी जाएगी। एक विज्ञप्ति में IRCTC ने कहा है कि इन 2 तेजस ट्रेनों का परिचालन कोविड-19 महामारी के कारण 19 मार्च से स्थगित कर दिया गया था। IRCTC ने कहा है कि वो महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये आकाशवाणी है।
भारतीय जनता पार्टी ने कई दौर की बातचीत के बाद मुकेश साहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन की आज औपचारिक घोषणा कर दी। पटना में भारतीय जनता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी की संयुक्त पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी अपने कोटे की 11 विधानसभा सीटें विकासशील इंसान पार्टी को देने पर सहमत हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के साथ सीट बंटवारे में बिहार की विधानसभा के लिए भाजपा को 121 सीटें मिली हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने 3 चरणों के विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के समझौते के अनुसार जनता दल यूनाइटेड को 122 सीटें मिली हैं। पार्टी ने इनमें से 7 सीट अपने सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दी हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर पार्टी ने अपने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिए हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में कैबिनेट मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हैं, जो सुपौल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। एक और प्रमुख मंत्री नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिले की आलमनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। मदन साहनी, बीमा भारती, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, लक्ष्मेश्वर राय जैसे मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के संबंधी चंद्रिका राय को सारण जिले में उनकी पारंपरिक सीट परसा से टिकट दिया गया है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में निलंबन के बाद फिर पार्टी में आई कुमारी मंजू वर्मा को बेगूसराय जिले की चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट से फिर उम्मीदवार बनाया गया है। इस बीच 71 सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जहां 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इन सीटों के लिए पर्चे भरने का अंतिम दिन कल है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने वर्ष 2021 विधानसभा चुनावों के लिए ई पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। पार्टी के संयोजक ओ पनीरसेल्वम ने आज चेन्नई में ये घोषणा की। पार्टी के विभिन्न मामलों के लिए 11 सदस्यीय संचालन समिति का भी गठन किया गया है। सरकार ने कहा है कि खरीफ फसल की उपज की खरीद इस वर्ष निर्धारित समय से पहले 26 सितंबर से ही शुरू हो गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने आज संवाददाताओं को बताया कि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अब तक 23% अधिक धान की खरीद हुई है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 738 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 627 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। श्री पांडे ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष 39,130 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए भेजे जाने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21% अधिक है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष रिकॉर्ड 1,095 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलें बोई गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 लाख हेक्टेयर अधिक है। इस वर्ष लगभग 18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की बुआई हुई, जो पिछले साल की तुलना में 7 लाख हेक्टेयर अधिक है। खरीफ धान की बुआई सामान्य की तुलना में 4 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई। श्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार हर साल गेहूं और धान खरीद अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करती है। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष डीवी प्रसाद ने बताया कि निगम और राज्यों की एजेंसियां धान की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 497 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है, जो पिछले वर्ष से 18% अधिक है। श्री प्रसाद ने कहा कि इससे 1,56,00,000 से अधिक किसानों को लाभ होने की संभावना है। वस्त्र मंत्रालय में सचिव रवि कपूर ने कहा कि 2019 और 20 के दौरान 28,500 करोड़ रुपए मूल्य की 105 लाख गांठ कपास की खरीद की गई। 2018-19 के दौरान लगभग 3,000 करोड़ रुपए मूल्य की करीब 11 लाख गांठों की खरीद की गई थी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान करीब 5,600 करोड़ रुपए की कपास की गांठों की खरीद की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में बड़े सुधारों को मंजूरी दी। साथ ही भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र भी स्वीकृत। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा विकासशील इंसान पार्टी से गठबंधन करेगी। नामांकन का पहला चरण कल समाप्त। उच्चतम न्यायालय ने कहा, विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं। ऐसे स्थानों पर अनिश्चित काल तक विरोध प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हुई।
एयर इंडिया अगले वंदे भारत मिशन के तहत 23 और 30 अक्टूबर को चीन के ग्वांगझू और दिल्ली के बीच उड़ानें संचालित करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। उच्चतम न्यायालय ने कहा बाग जैसे सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है और ऐसे स्थानों पर अनिश्चित काल तक विरोध प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। न्यायालय का यह फैसला नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के विरोध में दायर याचिका पर आया है। पिछले साल दिसंबर में राजधानी स्थित शाहीन बाग में एक सड़क को प्रदर्शनकारियों ने अवरुद्ध कर रखा था। न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों को शाहीन बाग की तरह अनिश्चित समय तक अवरुद्ध नहीं रखा जा सकता। खंडपीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से निपटने के लिए समुचित व्यवहार के बारे में कल ट्विटर पर जन आंदोलन अभियान शुरू करेंगे। ये अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी तथा अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोले जाने के मद्देनजर चलाया जाएगा। लोगों की भागीदारी के उद्देश्य से ये जन आंदोलन अभियान शुरू किया जाएगा। कम लागत पर ज्यादा प्रभावशाली अभियान की पहल के रूप में 3 मुख्य संदेश दिए जाएंगे। ये संदेश हैं मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। जन आंदोलन की शुरुआत के अवसर पर सबको कोविड-19 शपथ दिलाई जाएगी। अधिकतम लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समन्वित मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से अधिक संक्रमण वाले जिलों में ठोस कार्य योजना भी लागू की जाएगी। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में देशभर में 82,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अब तक 57,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारत दुनिया में कोविड से ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। इस समय देश में रोगियों की संख्या अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या का 13.44% है। इस समय देश में लगभग 9,60,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत में कोविड मृत्यु दर 1.55% है, जो दुनिया में सबसे कम दर में से एक है। राजस्थान में कोविड संक्रमण के मामलों की संख्या 1.5 लाख को पार कर गई है। आज 2,151 नए मामले मिलने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,50,467 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में जयपुर और जोधपुर कोरोना संक्रमण के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। जयपुर और जोधपुर कोरोना संक्रमण के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। आज भी सबसे ज्यादा 473 नए केस जयपुर में मिले हैं। जोधपुर 329 नए मामलों के साथ दूसरे नंबर पर तथा 261 संक्रमितों के साथ बीकानेर तीसरे नंबर पर रहा। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट लगभग 85% तक पहुंच गई है। पिछले एक सप्ताह में सक्रिय मामलों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पिछले माह की तुलना में इस माह के पहले सप्ताह में प्रतिदिन होने वाली जांच का औसत कम हुआ है। पिछले माह औसत 26,000 जांच रोज हुई, वहीं इस सप्ताह में यह आंकड़ा 22,000 जांच से नीचे आ गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कर्नाटक में कल कोविड की 1 लाख से ज्यादा मामलों की जांच की गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने बताया कि एक दिन में 1,04,348 परीक्षण किए गए। उन्होंने ट्वीट किया कि राज्य में 146 प्रयोगशालाओं में 30 जिलों में 55,690 आरटीपीसीआर और 48,685 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। इस बीच बेंगलुरु शहर में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है। अब तक जिले में 2,57,241 सक्रिय मामले हुए हैं, जबकि महामारी से 3,136 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महामारी रोकने के लिए बृहन बेंगलुरु महानगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग ने उपाय तेज कर दिए हैं। संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने कोविड टेस्टिंग और ट्रैकिंग बढ़ा दी है। नगर पालिका के सभी वार्ड्स में टेस्टिंग शिविर लगाकर उचित टेस्टिंग सेवा उपलब्ध की जा रही है। हर दिन लगभग 40,000 आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक नगर में 18,78,709 टेस्ट किए गए हैं, जो देश के अन्य नगरों के मुकाबले ज्यादा है। टेस्टिंग से मुकरने वालों के खिलाफ कदम उठाने के लिए कर्नाटक
एपिडेमिक अध्यादेश का नियम लागू किया गया है, जिसके अनुसार टेस्टिंग न करवाने वालों को 3 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना हो सकता है। मास्क न पहनने वालों को 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मेघालय में आज कोविड-19 के 122 नए मामले मिलने से वहां सक्रिय मामलों की संख्या 2,411 हो गई है। 88 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या भी 4,694 हो गई है। राज्य में अब तक संक्रमण के कुल 7,165 मामलों में से 4,694 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। वहां 60 लोगों की अब तक इस महामारी से मृत्यु हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। News Services Division of All India Radio brings to you program Employment News in association with the Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting. An effective platform for information on job vacancies, training programs, admission notices, results and career advice with experts. Every day at 4:20 p.m. on FM Gold and other frequencies and on our YouTube channel AIR News Official. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि कॉलेज के विद्यार्थियों को बकाया लिखित परीक्षाओं से छूट देने में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नियमों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग ने अगस्त से कॉलेज विद्यार्थियों को बकाया प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा से छूट दे दी थी। इसके लिए शुल्क का भुगतान कर दिया गया था। इस फैसले के विरोध में उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में कहा गया था कि इस फैसले के कारण शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर बुरा असर पड़ेगा। याचिकाओं की सुनवाई के दौरान AICTE ने लिखित परीक्षा से छूट देने के फैसले को परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का उल्लंघन बताया। अब इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी। इस शैक्षणिक सत्र में स्कूलों के बंद रहने तथा कक्षाओं के नहीं चलने के कारण छात्रों के पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देने के बावजूद सुदूर इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा अब भी दूर का सपना है। महाराष्ट्र के नांदुरबार जिले में शिक्षकों ने इस समस्या का समाधान तलाशते हुए जनजातीय बस्तियों में रहने वाले बच्चों तक खुद पहुंचने का बीड़ा उठाया है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। आदिवासी समुदाय के बच्चों को अबाधित शिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से नंदुरबार जिले के कैलाखेत पाड़ा के 4 शिक्षकों का एक समूह कठोर परिश्रम कर रहा है। गांव में कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण यह शिक्षक एक ऊंच चोटी पर जाकर बच्चों का पाठ्यक्रम लेते हैं। बच्चे अपने पशुओं को चराने के लिए हर रोज इस चोटी पर जाते हैं और शिक्षक द्वारा विशेष सीटी बजाने के बाद वह एक निर्धारित स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। स्थानीय लोग इसे टेकड़ी शाला कहते हैं, जिसका अर्थ है पहाड़ी की चोटी पर स्थित विद्यालय। ये शिक्षक अपने छात्रों की शंकाओं का समाधान करने में मदद करते हैं और उन्हें अगले 3 दिनों के लिए गृह कार्य भी देते हैं। इन शिक्षकों द्वारा किए जा रहे नेक काम की मिसाल लंदन स्थित T4 फाउंडेशन ने पहचानी और इन्हें अपने ऑनलाइन शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। नंदुरबार का ये बिना छत वाला विद्यालय दुनिया के उन 146 स्कूलों में से एक है जो कल से शुरू होने जा रहे इस सम्मेलन में भाग लेंगे। नंदुरबार से नीलेश पवार और मुंबई से कुणाल शिंदे के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मैं निशा रानी। मेघालय में 13 और 14 अक्टूबर को नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल को फिर से खोलने के बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।
राज्य के शिक्षा मंत्री लहकमैन रिम्बोई ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार ने उच्च प्राथमिक स्कूलों के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक छात्रों की तरह 15 अक्टूबर से स्कूलों में जाकर शिक्षकों से परामर्श लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशक से स्कूलों को फिर से खोलने के विषय पर शिक्षकों, अभिभावकों और कोविड-19 समिति के साथ परामर्श करने और शीघ्र ही इस पर फैसला लेने को कहा गया है। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत 23 और 30 अक्टूबर को चीन के ग्वांगझू और दिल्ली के बीच उड़ानें संचालित करेगा। इससे चीन में फंसे उन भारतीयों को बड़ी राहत मिलेगी जो आवश्यक कारणों से स्वदेश लौटना चाहते हैं। पेइचिंग में कल भारतीय दूतावास की अधिसूचना में भारतीय नागरिकों को इनमें से किसी उड़ान का लाभ उठाने के लिए दूतावास या महावाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है। इससे भारतीयों को अपने परिवार से मिलने और चीन में काम पर लौटने में भी मदद मिलेगी। दोनों देशों से यात्रा के इच्छुक लोगों को संबंधित देश के लिए आवश्यक क्वारंटीन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। चीन के लिए पहली वंदे भारत उड़ान 20 जून को संचालित की गई थी। पिछले महीने चीन ने कुछ श्रेणियों के तहत विदेशियों को अपने यहां प्रवेश की अनुमति दी थी। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारतीय कर्मचारी चीन जाने में समर्थ हुए। हालांकि चीन ने विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश की अनुमति अब तक नहीं दी है। 23,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी चीन जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास नियमित रूप से चीन सरकार के साथ संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। ये उड़ानें वंदे भारत मिशन के 7वें चरण के तहत चलाई जा रही हैं, जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने चीन सहित धनी देशों से गरीब देशों का ऋण रद्द करने की अपील की है ताकि उन्हें कोविड महामारी के असर से निपटने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में अब तक किए गए प्रयास महत्वपूर्ण लेकिन अपर्याप्त हैं। फ्रैंकफर्ट फाइनेंस और प्रबंधन स्कूल के ऑनलाइन कार्यक्रम में श्री मालपास ने चीन पर कुछ गरीब देशों में ऋण की स्थिति बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन G20 देशों में ऋण सेवा निलंबन पहल में पूरी तरह भागीदारी नहीं कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 7 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से आग्रह किया है कि वो टीआरपी आधारित पत्रकारिता के जाल में न फंसे। दिवंगत माणिक चंद्र वाजपेयी की जन्मशती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार देश में प्रेस की आजादी बनाए रखने के लिए पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो आत्मनियंत्रण की व्यवस्था का पालन करे और भड़काऊ समाचारों के प्रचार प्रसार से बचे ताकि समाज में शांति और सौहार्द न बिगड़े। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 304 अंक के उछाल से 39,879 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 76 अंक बढ़कर 11,739 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 13 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 73 रुपए 33 पैसे के स्तर पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $41.90 प्रति बैरल के आसपास रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में बड़े सुधारों को मंजूरी दी। साथ ही भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर की मंजूरी।
बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा विकासशील इंसान पार्टी से गठबंधन करेगी। नामांकन का पहला चरण कल समाप्त होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा, विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं। ऐसे स्थानों पर अनिश्चितकाल तक विरोध प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हुई। एयर इंडिया अगले वंदे भारत मिशन के तहत 23 और 30 अक्टूबर को चीन के ग्वांगझू और दिल्ली के बीच उड़ानें संचालित करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।